मॉर्निंग सभी लोगों को। और आज संसद पे जो है हम 5वें लेक्चर पे चर्चा करेंगे। लंबा टॉपिक था, कई दिनों से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, कल संसद खत्म हो जाएगी। संसद पे हम लोगों ने संसद के अंग देख लिए, लोकसभा राज्यसभा की संरचना देख ली, लोकसभा राज्यसभा की अवधि देख ली, संसद के पीठासीन अधिकारियों पे हमने चर्चा कर ली, संसद के नेता यानी सदन के नेता, विपक्ष के नेता, सचेतक, इसके अतिरिक्त जो है प्रोटेम स्पीकर, इस पे हमने चर्चा कर ली। फिर संसद के समय पे हमने चर्चा कर ली कि 6 से 11 से 6 तक होता है। प्रारंभिक अवस्था जो है, प्रारंभिक समय जो है जब सदन की कार्यवाही प्रारंभ होती है, यानी कि 11 से 12 में प्रश्नकाल है, 12 से 1 के बीच का है शून्यकाल है। इन प्रश्नकाल में जो है तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने संसद के अंदर जिन प्रस्तावों की चर्चा होती है, मुद्दों पर चर्चा होती है, उस पर हमने चर्चा कर ली, जिसमें हम लोगों ने देखा था कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है बीच में छूट रहा था और छूट जाएगा, हालांकि मैंने पढ़ा दिया है, पढ़ाते समय लेक्चर में आ गया, नोट भी कराया है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है संसद की विधायी, यानी संसद कैसे जो है नीति बनाती है, सदन के अंदर कैसे विधेयक पारित होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। संसद की विधायी प्रक्रिया सबसे पहले सदन की गणपूर्ति का मतलब मैंने बताया था कि संसद के दोनों सदनों में वह न्यूनतम संख्या जिसके आधार पर सदन की कार्यवाही को क्या किया जाए, अरे एक न्यूनतम संख्या सदन में क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, तभी सदन की कार्यवाही क्या होगी, संचालित होगी। उसी न्यूनतम सदस्य संख्या को ही क्या कहते हो, गणपूर्ति या कोरम है। और लोकसभा की सीट कितनी है बेटा, 545, और राज्यसभा की सीट कितनी है वर्तमान में, तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष सहित 55 और राज्यसभा में राज्यसभा के पदेन सभापति सहित 25। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी को लेकर संख्या जुड़ी गई, इसलिए इस वर्ड को क्लियर कर देना चाहिए। ये नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष को छोड़ के 55 चाहिए या राज्यसभा के पदेन सभापति को छोड़कर 25, बल्कि जो पीठासीन अधिकारी है यानी लोकसभा अध्यक्ष सहित 55 लोग अगर लोकसभा में है, तो इसका मतलब कि गणपूर्ति कोरम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब लोकसभा की कार्यवाही क्या हो सकती है, संचालित। इसी तरीके से राज्यसभा में पदेन सभापति को लेकर अगर 25 सदस्य सदन में उपस्थित है, 1/10 हो गया ना, तो इसका मतलब कि सदन में गणपूर्ति क्या हो गई है, पूरी हो गई है, सदन की कार्यवाही क्या की जा सकती है। अगर इससे संख्या कम होती है तो पीठासीन अधिकारी का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि सदन की कार्यवाही को तब तक स्थगित कर दे जब तक कि कोरम पूरा न हो। यहाँ पे जो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, 1/10 है सदन की गणपूर्ति में पीठासीन अधिकारी 20 आंकड़े, उसको लेकर 55 होगा, ठीक है ना, उसको लेकर क्या होगा 25। अब इस पे आज आप फोकस करेंगे और बहुत ध्यान से फोकस करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सदन की विधायी प्रक्रिया, यानी कि संसद के अंदर किस तरीके से विधेयक पारित होते हैं। मैंने इससे पहले बता दिया था कि विधेयक जो है दो प्रकार के, एक क्या है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, बताया है ना। यानी मंत्री वगैरह जो विधेयक प्रस्तुत करते हैं वो क्या कहलाता है, सरकारी विधेयक। मंत्री को छोड़ के चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, उनके द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो क्या है, गैर सरकारी। अब विधेयक का विषय क्या है, प्रकृति क्या है, विधेयक में उस नीति में किस प्रकार के मुद्दे हैं, प्रकृति के आधार पर, विधेयक की प्रकृति के आधार पे हम विधेयक को जो है 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 भाग है, 4 प्रकार के विधेयक में हम बांट सकते हैं। पहला जो है साधारण विधेयक, कौन सा बेटा, साधारण विधेयक। दूसरा जो है धन विधेयक। तीसरा जो है वित्त विधेयक। और चौथा जो है
संविधान संशोधन ठीक है। प्रगति के विधेयकों की प्रगति के आधार पे हमारे संसद के सदन के अंदर 4 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, 4 प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं। साधारण विधेयक का मतलब है कि जिसमें वित्त संबंधी मामले नहीं होते हैं, वो सारे विधेयक क्या होते हैं? साधारण विधेयक। क्लियर होगी बात? दूसरा है धन विधेयक, यानी जिसमें वित्त संबंधी मामले हो, करारोपण से संबंधित मामले हो। करारोपण मतलब टैक्स आरोपित करने के लिए गवर्नमेंट, या लोक व्यय, लोक यानी पब्लिक, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, यानी जनता से संबंधित जो खर्चे होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस जो है किसमें आते हैं? धन विधेयक में। इसमें आते हैं धन विधेयक। वित्त विधेयक में भी वित्तीय मामले ही होते हैं, लेकिन ये धन विधेयक से क्या होता है? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको अगर स्पेसिफिकेशन करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा, इनकी डीपली अर्थ को मैं बताऊंगा। इसलिए कहा जाता है प्रत्येक धन विधेयक जो है क्या होता है? वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ठीक। और चौथा जो विधेयक है वो है बेटा संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि हमारे संविधान के अंदर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो उपबंध किए गए हैं, उन उपबंधों में समय समय पर संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है, उस विधेयक को हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन विधेयक है। यानी कि देखा जाए तो विधेयक 2 प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी। यानी कोई मंत्री प्रस्तुत करता है तो विधेयक सरकारी, मंत्री के इतर सदन का कोई अन्य सदस्य अगर प्रस्तुत करता है तो उस विधेयक को हम क्या कहते हैं? गैर सरकारी। विधेयक की प्रकृति यानी विषय के आधार पर उसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। और वो एक है क्या आपका? साधारण विधेयक, दूसरा क्या है? धन विधेयक, तीसरा क्या है? वित्त विधेयक, और चौथा क्या है? संविधान संशोधन विधेयक। प्रत्येक विधेयक को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, प्रत्येक विधेयक को कैसे पारित किया जाता है, इन सारे मुद्दों पे इस पूरे टॉपिक में हम क्या करेंगे? चर्चा। और अगर आपने पहले को समझ लिया तो हर विधेयक की चर्चा, परिचर्चा को आप क्या कर लेंगे? समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं किसकी? साधारण विधेयक। पहली चीज आप ये अच्छे से समझ लो कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन का तात्पर्य है कि साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक किसमें केवल प्रस्तुत किया जाएगा? पहले लोकसभा। लेकिन साधारण विधेयक क्या है? संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, साधारण विधेयक वो कौन? सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। सरकारी का मतलब कोई मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है, मंत्री के इतर कोई सदस्य भी प्रस्तुत कर सकता है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक क्या होगा? सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी। सरकारी गैर सरकारी इसलिए बता दिया ताकि आपके दिमाग में पहले, सरकारी का मतलब कोई मंत्री भी इसे प्रस्तुत कर सकता है, और गैर सरकारी का मतलब क्या? मंत्री के इतर कोई अन्य सदस्य भी इसे प्रस्तुत कर सकता है। दूसरी चीज, साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? अग्रिम, हर विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले पीठासीन अधिकारी के पास क्या करनी होगी? सूचना देनी होगी, और जब वो सहमति दे देगा तभी विधेयक को क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आप यहाँ समझ लो, जब भी कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो दोनों सदनों में उसके तीन वाचन होंगे। वाचन का मतलब चर्चा। 3 स्तर पर चर्चाएं होती हैं विधेयक, चाहे वो साधारण विधेयक हो, चाहे वो क्या हो? धन विधेयक हो, चाहे वो क्या हो? वित्त विधेयक हो, और चाहे वो क्या? संविधान संशोधन। तो आपसे पहला प्रश्न पूछता है, चर्चा को वाचन कहा जाता है या पाठन कहा जाता है?
इसमें संवैधानिक भाषा में राजनीतिक शब्दावली है। मैं अपनी शब्दावली में आपको समझाने के लिए वर्ड कह रहा हूँ, क्या जो कि सही शब्द ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए उसका अर्थ अपने वे में बताने का प्रयास। तो आपसे पूछेगा कि संसद के प्रत्येक सदन में कोई विधेयक कितने वाचन से होके गुजरता है, या किसी विधेयक में कितने पाठन होते हैं, कितने चरण होते हैं? हर सदन में 3 चरण, दूसरे सदन में भी जाएगा तो 3। तो सबसे पहले हमने देखा, चर्चा कर रहे हैं कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, ये सरकारी हो सकता है, गैर सरकारी हो सकता है। विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले क्या किया जाएगा? स्वीकृति ली जाएगी पूर्व सूचना देकर, और जब स्वीकृति दे दी जाएगी तो विधेयक को निश्चित दिन क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। अब प्रत्येक चरण की बात करें तो प्रथम चरण जो है, प्रथम पाठन दोनों सदन में हो रहा है ना। तो मान लो किसी सदन में साधारण विधेयक आया, प्रथम चरण या प्रथम वाचन या प्रथम पाठन में क्या होता है आप ये बताइए। प्रथम पाठन में जब स्वीकृति मिल जाती है तो जो विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य है, चाहे वो मंत्री हो या साधारण सदस्य हो, वो सबसे पहले विधेयक के उद्देश्य के बारे में बताता है। क्या बताता है? विधेयक को लाया क्यों जा रहा है, ठीक है। और विधेयक के उद्देश्य के बारे में बताकर फिर विधेयक का क्या किया जाता है? भारत सरकार के गजट में प्रकाशन कराया जाता है। प्रकाशन का मतलब सूचना, ठीक है। और जैसे ही वो विधेयक का उद्देश्य बताता है और विधेयक का गजट में क्या होता है? प्रकाशन होता है, वैसे ही प्रथम चरण क्या मान लिया जाता है? एक चरण का मतलब है पहले चरण में कोई विधेयक पे चर्चा परिचर्चा कहीं कुछ नहीं। जिस सदस्य को अनुमति दी वो सदस्य उस विधेयक के क्या है? उद्देश्य के बारे में बताएगा। उसके बाद से उसे भारत सरकार के गजट में क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। और वहां पर विधेयक का पहला चरण क्या हो जाता है? पूरा इसको हम कहते हैं प्रथम वाचन या प्रथम पाठन। फिर होता है दूसरा चरण या दूसरा पाठन। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि संसद के किसी भी सदन में किस चरण में विधेयक पर विशेष चर्चा और समीक्षा की जाती है। जो दूसरा चरण है, इस चरण में विधेयक पे क्या की जाएगी? चर्चा की जाएगी। उसके प्रत्येक खंडों पर क्या की जाएगी? प्रत्येक खंडों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, क्या कमियां हैं क्या, ताकि कुछ निष्कर्ष निकल जाए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ कंसेप्ट ध्यान में रख लेना है कि किसी भी विधेयक पर किस चरण में चर्चा की जाती है, समीक्षा की जाती है। इसमें दूसरे तो जब दूसरा चरण चालू होता है किसी विधेयक का, तो पहली क्या किया जाता है? उस विधेयक की ढेर सारी प्रति करा दी जाती है। प्रति का मतलब प्रतिलिपि, फोटोकॉपी। और प्रत्येक सदस्य के पास क्या किया जाता है? भिजवा दिया। उसके पास रहेगा, ये बोलेंगे तभी उसको समझेंगे क्या बोल रहे हैं। तो ढेर सारी प्रतिलिपि क्या प्रत्येक सदस्य को बंटवा दी जाती है और उसमें विस्तृत क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। और चर्चा करने के बाद जो है विधेयक को भेज दिया जाता है प्रवर समिति। आप पूछो मुझसे सर प्रवर समिति क्या होती है? आप रट क्यों? 2 समिति होंगी, एक होती है प्रवर समिति, कहीं पढ़ाया नहीं, पढ़ाया है क्या? और एक होती है संयुक्त समिति। कौन सी समिति होता है? यानी कि प्रवर समिति में उसी सदन के सदस्य होते हैं। जैसे लोकसभा में है तो लोकसभा की क्या होगी? प्रवर समिति। लोकसभा के सदस्य इस समिति में क्या होंगे? शामिल। और संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे, कुछ लोकसभा से भी होंगे और कुछ किससे होंगे? राज्यसभा से भी। तो प्रवर समिति का मतलब है कि लोकसभा की जो प्रवर समिति होगी, जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे, उनके पास वो विधेयक को क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। वो विधेयक की क्या कर लेंगे? समीक्षा कर लेंगे। समीक्षा करने के बाद फिर वो सदन के पास भेज देंगे, कमी बताएंगे या कुछ और जोड़ने के लिए बताएंगे। फिर दूसरे सदन में भी जब विधेयक आ जाएगा तो इसमें सभी सदस्यों से चर्चा परिचर्चा करने के बाद जो उसमें सुधार करना होगा, नहीं करना होगा, कर लिया जाता है। सुधार करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। कितने चरण हो गए? 2 चरण इस तरीके से क्या हो जाते हैं? और तीसरे चरण में
विधेयक को उस सदन से क्या किया जाता है, पारित करने के लिए। अब पूछा जाता है कि क्या अब विधेयक को इस सदन में पारित किया जाए? सभी लोग कहते हैं हाँ, तो उस सदन को विधेयक क्या हो जाता है, पारित। तो इस तरीके से कोई विधेयक प्रत्येक सदन में क्या होता है, 3 चरणों से होकर गुजरता है। ठीक, अब पहले सदन में जब विधेयक पारित हो गया तो उसको क्या करेंगे, अब दूसरे सदन के पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे? दूसरे सदन के पास भेजेंगे। और दूसरे सदन में भी वो विधेयक कितने चरणों से होकर गुजरेगा, 3 चरणों से होगा। लेकिन पुर स्थापन का मतलब विधेयक का प्रस्तुतिकरण करना, वो केवल क्या हो चुका है पहले उसमें। अब वहां पे केवल क्या होना है, विधेयक पे चर्चा है। तो 3 चरण से जब वहां पे गुजरेगा तो अंत में रिजल्ट क्या होगा, या तो जिस रूप में इस विधेयक को भेजा गया है उसी रूप में दूसरे सदन ने क्या कर दिया, पारित कर दिया। अगर ऐसा पारित कर दिया तो गुड एंड वेल, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। दूसरे सदन ने क्या किया हो, उसमें कोई सुझाव दिया हो या संशोधन किया हो। अब जब ये ना दूसरे सदन ने क्या किया हो, कोई सुझाव दिया हो या संशोधन किया हो, तो जब पहले सदन के बाद जिसने पारित किया उसके पास यदि आएगा, उसने उस संशोधन को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो भी गुड एंड वेल, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरे चरण ने क्या किया, दूसरे सदन ने क्या किया, विधेयक को ना तो पारित किया ना कोई जवाब दिया, 6 महीने तक अपने पास रोक के क्या कर लिया, अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है साधारण विधेयक। विधेयक को कितने दिन तक, 14। अभी हम देखें तो दूसरे सदन ने क्या किया, अगर रोक के अपने पास रख लिया तो पहली कंडीशन क्या थी कि जिस रूप में पहले सदन ने पास करके दिया उसी रूप में दूसरे सदन ने पारित करके क्या कर दिया, भेज दिया। विधेयक में कोई समस्या है क्या? या दूसरे सदन ने संशोधन कर दिया, उसमें कोई सुझाव दिया और पहले सदन ने उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया संशोधन, कोई समस्या है क्या? नहीं। समस्या कब है कि जब दूसरे सदन ने कोई संशोधन किया और जहां से विधेयक पारित हो गया वो सदन उसको क्या कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा, तब गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। या कब कि दूसरे सदन ने विधेयक पे कोई जवाब ही नहीं दिया, पारित ही नहीं किया, 6 महीने तक अपने पास क्या कर लिया, रोक के रख लिया, तब भी क्या है, गतिरोध। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, उस गतिरोध को दूर करने के लिए आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। क्या बुलाएगा, साधारण विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, वित्त विधेयक पे भी बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होने के बाद किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास भी ऑप्शन होंगे, या तो विधेयक पे अपनी स्वीकृति दे दे, या तो विधेयक पे अपनी क्या है, सहमति को सुरक्षित रख ले, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अगर विधेयक को स्वीकृति दे दिया, गुड एंड वेल, विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, है ना। या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया है तो सदन क्या करेगा, उसमें संशोधन करके भेजे, या जस के तस वैसा ही भेज दे। तो दोबारा अगर भेजेगा तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए क्या है, बात है, और विधेयक किसका रूप धारण कर लेगा, अधिनियम का रूप धारण कर लेगा। तो इस तरीके से कोई विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम। तो मेरा कहने का मतलब है आपको ध्यान में रखना है, साधारण विधेयक कहाँ प्रस्तुत होगा, संसद के किसी भी सदन में। साधारण विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है, संसद का कोई भी सदस्य, यानी कि कोई मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है, कोई अन्य सदस्य भी प्रस्तुत कर सकता है। साधारण विधेयक चाहे कोई भी विधेयक प्रत्येक सदन में कितने चरणों से होकर गुजरता है, 3 चरण। पहले चरण में विधेयक का क्या है, प्रस्तुतिकरण है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, पुर स्थापन। दूसरे चरण में विधेयक पर क्या होती है, विस्तृत चर्चा होती है, और तीसरे चरण में सदन से विधेयक क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक जाएगा तो 3 चरणों से होकर गुजरेगा। वहां से भी विधेयक पारित होने के बाद किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति अगर विधेयक पर सहमति दे देगा तो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। सहमति नहीं देता है तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और सदन फिर से उसी रूप में विधेयक को
भेजता है राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए क्या बात है, और वो विधेयक क्या बन जाएगा, नियम बन जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी सदन में विधेयक कितने चरणों से होकर गुजरता है, 3। किस चरण में विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है, पहले चरण में। किस चरण में विधेयक पे विस्तृत चर्चा होती है, दूसरे चरण। किस चरण में विधेयक किसी सदन से पारित होता है, तीसरे चरण। ये बात समझ में आई। बस हमें ध्यान में ये रखना है कि जो 4 प्रकार के ये विधेयक है, इनमें किस तरीके से किस सदन में, जैसे धन विधेयक, तो धन विधेयक में क्या होगा, धन विधेयक केवल और केवल सरकारी विधेयक होता है, यानी उसे कोई मंत्री ही प्रस्तुत करेगा। धन विधेयक को किसमें प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा, ठीक है ना। किसकी सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किया जाए। फिर कोई विधेयक धन विधेयक है कि मार्क कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अगर पारित करके राज्यसभा के पास भेज देगी, 3 चरण में यहाँ भी गुजरेगा, जब भेज देगी तो राज्यसभा उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं करेगी। अगर संशोधन करती है तो लोकसभा उसको मानने के लिए बात नहीं है। अगर ये कोई जवाब नहीं भी देते हैं, रोक के रखते हैं, कुछ नहीं करते हैं 14 दिन तक, तो ये माना जाएगा कि राज्यसभा से विधेयक क्या हो गया। उसी तरीके से संविधान संशोधन पे भी चर्चा करेंगे, उसी तरीके से हम विधेयक पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इजी वे में मुझे समझाना था, पहले साधारण विधेयक को अगर यहाँ आप प्रक्रिया समझ जा रहे हो तो बाकी विधेयक को समझाने में कोई दिक्कत नहीं। जितना आज रहने देते हैं, छोटे छोटे लेक्चर में बात करेंगे।